हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो रेट की भर्ती होती है उससे रिलेटेड, इसके अलावा सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से है उनके लिए एक टॉपिक आता है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और साथ ही साथ ये क्लास जो यूजी स्टूडेंट्स है, यूजी स्टूडेंट और साथ ही साथ पीजी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक है। आज का टॉपिक होगा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। तो सभी कंपटीशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आज की क्लास छोटी होगी तो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बिंदु लेते हैं, हम शुरू करते हैं। टॉपिक होगा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। अब तापमान को नियंत्रित करने वाले जो कारक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहला बिंदु है उसका अक्षांश। अक्षांश यानी कि पृथ्वी की जो अक्षांशीय स्थिति है, या कोई भी स्थान है उसकी जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो किस पर निर्भर करती है। तापमान है, कोई सा भी क्षेत्र है, उसका अक्षांश कितना है, तो उस अक्षांश के आधार पर उसका तापमान निर्धारित होता है। किस प्रकार होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो तापमान है और अक्षांश है इनमें विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। नोट कर लेना, तापमान तथा तापमान एवं अक्षांश में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। विलोमानुपाती कैसे पाया जाता है, विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। एक एक करके देखेंगे। देखिए किस प्रकार विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, ये अपनी पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है एक जगह लंबवत चमकती है, और यहाँ पे हमारा केंद्र है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी चमकती है, लंबवत चमकती है, जिस कारण सूर्य की किरणें जल्दी पृथ्वी तक पहुंचती है या स्थल तक पहुंचती है और यहाँ पर ज्यादा तापमान की प्राप्ति होती है। वहीं बात करें हम ध्रुवीय क्षेत्रों की, यानी कि उच्च अक्षांशों की बात करें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोनों की बात करें, तो यहाँ पे किरणों का जो कोण है वो तिरछा हो जाता है। यानी कि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें लंबवत होती जाती है, और लंबवत होते होते सूर्य जो ताप है उसकी मात्रा में कमी आती जाती है, और निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री की ओर तापमान उच्च पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि तापमान एवं अक्षांशों के मध्य विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। अर्थात उच्च अक्षांश निम्न तापमान, निम्न अक्षांश उच्च तापमान। इसके लिए आप लिख सकते हो उच्च अक्षांश का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से है, या कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर उच्च अक्षांश निम्न तापमान, व निम्न अक्षांश उच्च तापमान। यानी कि यह कंडीशन देखने को मिलती है, उच्च तापमान। इस डायग्राम की सहायता से आपने समझा, यानी कि यहाँ पे निम्न अक्षांश है 0 डिग्री और यहाँ पे तापमान उच्च पाया जाता है, और यहाँ पे उच्च अक्षांश है लेकिन तापमान निम्न पाया जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि दोनों में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के लिए दिन और 12 घंटे के लिए रात होती है। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के जो विषुवतरेखीय प्रदेश है, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक समय के लिए सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। अधिक समय तक सूर्य ताप की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पे दिन रात की अवधि समान पाई जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, अगर इसमें थोड़ा सा और हम आगे जानने की कोशिश करें, जैसे यहाँ का जो भूपृष्ठीय क्षेत्र है यह जल्दी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक वाला भाग होता है, और यहाँ पे ये क्षेत्र सर्वाधिक दूर होने के कारण यह क्षेत्र या यहाँ का क्षेत्र कम गर्म हो पाता है। इसलिए यहाँ पे लगभग टेम्परेचर माइनस में बना रहता है, और यहाँ पे हिमांक बिंदु से भी नीचे टेम्परेचर पाया जाता है। वहीं भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें
तो यहाँ पे जो औसत तापमान है लगभग 30 से 35 डिग्री के मध्य 30 से 35 डिग्री के मध्य बना रहता है। वहीं हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि कोई सा भी स्थान है, अगर वह समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो वहां का टेम्परेचर कम पाया जाता है, और जो स्थान समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। और ये जो तापमान की दर है, तापमान की दर जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं, NLR के नाम से जानते हैं, तो ये जो दर पाई जाती है वह होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जब हम यहाँ स्थल से ऊंचाई की ओर चलते हैं, यानी कि स्थल से वायुमंडल में चलते हैं, तो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, और टेम्परेचर के कम होने की दर होती है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। अर्थात हम दूसरी अगर बड़ी इकाई ले तो वो होती है 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर। तो ये याद रखना आपको, तापमान के घटने की दर है, और यह दर सौरमंडल, और यह दर कहां तक सीमित है? सौरमंडल तक यह दर लागू होती है। उसके बाद में ये चेंज होती रहती है। जो आप इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारी पिछली क्लासों में देख सकते हो। तो ये दर है, ये सामान्य तापमान दर होती है जो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अर्थात हम स्थल से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें, अगर स्थल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, स्थल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम स्थल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो तापमान कितना हो जाता है? तो तापमान के घटने की दर हमें पता है कि 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6 को घटा देते हैं किसमें से? 15 में से, तो बच जाता है अपने पास 9 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर धरातल पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। और यह जो तापमान है यह सौरमंडल में भूमध्य रेखा पर, सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर अलग होता है और ध्रुवों पर अलग होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर सौरमंडल की ऊंचाई कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, समुद्र तट से दूरी। अब समुद्र तट से दूरी किस प्रकार तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है, यानी कि कोई भी स्थान होता है वह अगर समुद्र के नजदीक है या समुद्री क्षेत्रों के पास है तो उसका तापमान, अगर भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र समुद्र तट के सारे स्थित है। इस वजह से इस क्षेत्र में टेम्परेचर उच्च बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसके दक्षिणी क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। इस जल का क्या स्वभाव होता है? एक चीज याद रखना कि जल का एक स्वभाव होता है कि जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और मिट्टी का स्वभाव होता है मिट्टी जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान जल्दी ही निम्न हो जाता है या गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं या जलीय क्षेत्र होते हैं जहां जल की मात्रा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में दिन में भी तापमान कम पाया जाता है और रात में भी तापमान कम पाया जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर सम तापमान पाया जाता है, ना ज्यादा ना कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, सूर्य की किरणें दिन में इस जल को गर्म करती है और धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए यहाँ आसपास के क्षेत्रों में तापमान क्या रहता है? संतुलित रहता है। और इसी के विपरीत हम बात करें रात का तापमान, तो रात में जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इस वजह से इस क्षेत्र के तापमान को वो नियंत्रित करते रहते हैं। अगर यहाँ पे समुद्र तट के आसपास में है तो यहाँ का तापमान अधिक बना रहता है या समान बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम स्थलीय क्षेत्रों की ओर चलते हैं तो तापमान में वृद्धि
ताप में वृद्धि। और इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इस वजह से जैसे जैसे हम दूर चलते हैं वैसे वैसे तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, स्थल गर्म होता है अधिक या जल्दी, वह जल्दी ठंडा। और जल धीरे धीरे गर्म व धीरे ठंडा। ओके, अब नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, समुद्री धाराएं। इंपॉर्टेंट है, समुद्री धाराएं जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों के तापमान को परिवर्तित कर देती है। जैसे हम बात करें, अगर गर्मियों का समय है तो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर या अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं होती है वो आर्द्र होती है, आर्द्रता को अपने साथ लेकर चलती है। तो इस क्षेत्र से आर्द्रता को ग्रहण करती है और इसलिए जिन क्षेत्रों में वो प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है। अर्थात यहाँ पर समुद्री जलवायु का या समुद्री हवाओं का प्रभाव स्थलीय भागों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रचलित पवनी किस प्रकार किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। हम बात करें भारत की, तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है जिनको हम लू के नाम से जानते हैं, तो ये जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी कि गर्म है तो तापमान को बढ़ा देती है। जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इधर ये क्षेत्र मरुस्थलीय है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रकृति क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाए जाते हैं तो वायु भी गर्म होगी। तो जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वहां के गुणों को अपने साथ लेती है और जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वहां पर अपनी विशेषताओं को छोड़ देती है। अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों से गर्म हवाएं चलती है और आंतरिक क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक इसी प्रकार अगर ठंडी हवाएं आती है तो क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें छठवां बिंदु, धरातल का ढाल। अब ये किस प्रकार धरातल का ढाल किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये अपना स्थल क्षेत्र है और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, या यूं कह सकते हैं कि एक पर्वत स्थित है। तो ये पर्वत क्या करता है, किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करता है, समझने की कोशिश करना। देखिए इसमें सूर्य की किरणें इस भाग पर, यानी कि कौन से भाग पर, जिस तरफ एक चट्टान या पर्वत का या कोई टीला है उसका भाग सूर्य के सामने, यानी कि सूर्य के सम्मुख वाले भाग पर सूर्य की किरणें यहाँ पर चमकती है तो इस क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तापमान का बढ़ना। लेकिन इसके विपरीत वाले भाग में सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती और सूर्य की किरणें जब यहां नहीं पहुंच पाती है तो इस क्षेत्र में तापमान कम रहता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के एक हिस्से पर धूप आती है तो दूसरे हिस्से पर धूप नहीं आती, तो एक तरफ तापमान अधिक पाया जाता है तो दूसरी तरफ तापमान कम पाया जाता है। इसी प्रकार मृदा का ढाल, या यूं कह सकते हैं भूमि का ढाल, अगर एक तरफ तीव्र है और दूसरी तरफ कम है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर कम पाया जाता है और निम्न ढाल वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु की बात करें, लास्ट बिंदु है अपना मेघ, यानी कि बादल व वर्षा। अब ये किस प्रकार किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमेशा बादल छाए रहते हैं, तो उस क्षेत्रों में आपने नोटिस किया होगा कि तापमान कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वह
वह बादलों से टकराती है और बादल क्या करते हैं, इन किरणों को पुनः रिफ्लेक्ट कर देते हैं, पुनः अंतरिक्ष में भेज देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनका परावर्तन कर देते हैं और बहुत कम मात्रा में जो सूर्य की किरणें होती है वह धरातल तक पहुंच पाती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि बादल सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं और स्थलीय भाग के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जब बादल अधिक पाए जाते हैं तो इससे क्या होगी, वर्षा होगी, और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों का तापमान हमेशा कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में यानी कि वर्षा होते ही किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तापमान अपने आप स्वतः ही कम हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपने देखा कि जो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक है, किसी भी क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, अब इसमें आप वनस्पति भी ऐड कर सकते हो। वनस्पति भी काफी हद तक तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स है उनमें आता है अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवने, इसके अलावा धरातल का ढाल और मेघ तथा वर्षा। ये प्रमुख कारण है जो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको और कोई पॉइंट चाहिए, पढ़ना है, समझना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट उसी पर वीडियो बना सके। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।